हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अपडेट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, नॉर्सेट 10 का मेंस का पेपर हो चुका है। तो आई होप आप सभी लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक शानदार पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस के बाद लेकर आया हूं। और इसमें जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो लगभग एज इट इज़ रहने वाले हैं। तो जिसके पास भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो वो एक बार कमेंट में ज़रूर डालें। और हमारे जो वीडियो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें अगर अपन इसमें पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन की अगर अपन इसमें बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। यानी कि एक्यूट एपिग्लोटाइटिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कौन सा रहने वाला है। तो इसमें ऑप्शन ए है ड्रूलिंग, एब्सेंस ऑफ कफ एंड एजिटेशन। ऑप्शन बी है एक्सेसिव स्लाइवेशन विद द प्रिफरेंस ऑफ द लाई डाउन। ऑप्शन सी है बार्किंग कफ एंड हॉर्सनेस। और ऑप्शन डी है प्रोडक्टिव कप विद वीजिंग। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है। यानी कि ड्रूलिंग और एब्सेंस ऑफ कप और एजिटेशन, इसका जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन इसमें बात करें दोस्तों, तो 16 ईयर ओल्ड बॉय हैज बीन प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स फॉर द 10 to 12 hours डेली फॉर द पास्ट 40 months. He becomes irritable when asked to stop and shows impaired control over the gaming behavior despite negative consequences. Which of the following likely diagnosis? यानी कि इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन ए है गेमिंग डिसऑर्डर। ऑप्शन बी है अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑप्शन डी कंडक्ट डिसऑर्डर या फिर ओसीडी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है। यानी कि एडीएचडी नहीं रहने वाला है, कंडक्ट डिसऑर्डर भी नहीं रहेगा, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी भी नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन इसमें बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर कंट्रोलिंग मॉस्किटो लार्वा इन द वाटर बॉडीज। तो दोस्तों, इस पर भी एक क्वेश्चन बना था। तो इसके ऑप्शन ए गैम्बुसिया फिश। ऑप्शन बी है केमिकल स्प्रे। ऑप्शन सी है मॉस्किटो नेट्स। और ऑप्शन डी है इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग। यानी कि इसमें पूछा है कि वाटर बॉडीज में कंट्रोल करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड कौन सा रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है। यानी कि केमिकल स्प्रे नहीं रहेगा, मॉस्किटो नेट्स नहीं रहने वाला है, और इंडोर रेजिडुअल स्प्रे भी इसमें नहीं रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स क्लिनिकल फाइंडिंग इन द पेशेंट विथ को एरेक्टेशन ऑफ अयोटा। यानी कि को एरेक्टेशन ऑफ अयोटा में मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है। ऑप्शन ए है बाउंडिंग फ्यूमोरल पल्स। ऑप्शन बी है वीक और डिले फ्यूमोरल पल्स। ऑप्शन सी है इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन द अपर आर्म। और ऑप्शन डी है इक्वल ब्लड प्रेशर इन द ऑल लिम्ब्स। तो दोस्तों, इक्वल ब्लड प्रेशर नहीं रहने वाला है। ऑप्शन सी भी गलत दे रखा है, यानी कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर भी नहीं रहेगा, और बाउंडिंग फ्यूमरल पल्स इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहने वाला है। यानी कि वीक एंड डिले फ्यूमरल पल्स इसमें जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन इसमें बात करें तो अ पेशेंट हु स्टॉप्ड कंज्यूमिंग एल्कोहल 12 hours ago present with the tremors is oriented to the time and place and has increased blood pressure and heart rate. These findings are more suggestive of। यानी कि एक पेशेंट है जो कि 12 घंटे पहले जो है वो अल्कोहल को छोड़ देता है, और उसमें ट्रिमर्स और ओरिएंटेशन के साइन देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए डेरिलियम ट्रिमेंस। ऑप्शन बी एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। ऑप्शन सी एल्कोहल विड्रोवल। ऑप्शन डी एल्कोहल इंड्यूस साइकोसिस। यानी कि ये जो सिम्टम है वो किसको शो कर रहे हैं। तो दोस्तों, डेलिरियम ट्रिमेंस इसमें नहीं रहने वाला है। एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के साइन जो है वो ज़्यादा होते हैं, और एल्कोहल इंड्यूस साइकोसिस भी नहीं रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहने वाला है। यानी कि ये जो सिम्टम्स है वो एल्कोहल विड्रोवल को शो करते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, तो दोस्तों हैगर साइन पे एक सवाल आया था। तो हैगर साइन सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्रस सेगमेंट इज टिपिकली असिस्ट एट वर्स्ट गेस्टेशनल एज।
यानी कि हैगर साइल को कब असिस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए 6 to 10 वीक्स, ऑप्शन बी 10 to 12 वीक्स, ऑप्शन सी 16 to 20 वीक्स, या फिर ऑप्शन डी 20 to 24 वीक्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है, यानी कि 6 to 10 वीक्स पे जो है वो हैगर साइल को असिस्ट किया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों का ये सवाल सही हुआ होगा। और ये जो वीडियो है एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, तो वाइल परफॉर्मिंग एंडोट्रेकियल सक्शनिंग व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, यानी कि ईटी सक्शनिंग के दौरान करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा? ऑप्शन ए सबसे पहले सक्शन करेंगे ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजनेशन देंगे और उसके बाद पोजीशन देंगे। ऑप्शन बी है पहले पोजीशन दिया जाता है उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद सेक्शन। ऑप्शन सी है पहले ऑक्सीजन उसके बाद सेक्शन और उसके बाद पोजीशन। और ऑप्शन डी है उसके सबसे पहले पोजीशन उसके बाद सेक्शन और उसके बाद ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहने वाला है, यानी कि पेशेंट को सबसे पहले जो है वो पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद उसको जो है वो O2 दिया जाता है और उसके बाद जो है वो सक्शन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहने वाला है। तो ये एक सक्शनिंग का सीक्वेंस होता है जो आप सभी लोगों का सही हुआ होगा। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, तो जीका वायरस पे एक सवाल बना था, यानी कि इसमें पूछा गया था कि जीका वायरस जो है वो किससे ट्रांसमिटेड होता है, यानी कि जीका वायरस इज प्राइमरी ट्रांसमिटेड बाय विच वेक्टर। ऑप्शन ए है टिक, ऑप्शन बी सैंड फ्लाई, ऑप्शन सी एड्स इजिप्टी मॉस्किटो, या फिर ऑप्शन डी हाउस फ्लाई। तो दोस्तों टिक्स नहीं रहने वाला है। सैंड फ्लाई से जो है वो काला अजहर होता है और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहने वाला है। और हाउस फ्लाई भी नहीं रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो एड्स इजिप्टी मॉस्किटो, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अगर अपन इसमें, तो द येलो ट्रायंगुलर सिंबल विथ 3 ब्लैक ब्लेड्स अराउंड द सेंट्रल सर्कल लेवल एक्सरे रेडिएशन रिपोर्ट्स विथ सजार्ट्स, यानी कि एक्सरे रेडिएशन पे एक सवाल बना था। तो इसका ऑप्शन ए है बायो हजार्ड, ऑप्शन बी रेडियो एक्टिव रेडिएशन हजार्ड, ऑप्शन सी है लेजर हजार्ड, या फिर इलेक्ट्रिकल हजार्ड। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं रहने वाला है और बायो हजार्ड अलग रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रेडिएशन हजार्ड रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपन इसमें बात करें, तो अ वुमन डिलीवर एन 1 hour अगो एंड एक्सपीरियंस हैवी ब्लीडिंग, यानी कि एक वुमन जो है वो एक बेबी को डिलीवर करती हैं और उसको जो है वो हैवी ब्लीडिंग का एक्सपीरियंस होता है। द फंडस इज सॉफ्ट एंड डेविटेड टू द राइट साइड, और उसका जो यूट्रस का फंडस है वो सॉफ्ट हो चुका है और राइट साइड में डेविटेड हो चुका है। तो व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, यानी कि ऐसी कंडीशन में नर्सिंग का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए मसाज द यूट्रस, यूट्रस को मसाज करेगी। ऑप्शन बी इंसर्ट द यूरिनरी कैथेटर, उसको यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट करेगी। ऑप्शन सी फिजिशियन को या फिर ऑब्स्टेट्रिशियन को कॉल करेगी। ऑप्शन डी है स्टार्ट द आईवी फ्लूइड एंड एडमिनिस्टर द मिजोप्रोस्टल। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में मिजोप्रोस्टल एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है और फिजिशियन को बाद में बुलाना होता है। तो और यूरिनरी कैथेटर को भी इंसर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में राइट आंसर जो ऑप्शन ए रहने वाला है, यानी कि यूट्रस को कंटिन्यूसली मसाज करेंगे, जिसके कारण जो राइट साइड में डिविटेड हुआ है और जो फंडस सॉफ्ट हुआ है उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और काफ़ी हद तक ब्लीडिंग में जो है वो उसको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव सिंगल मेथड टू प्रिवेंट द मॉस्किटो बाइट्स ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि स्लीप के दौरान अगर मॉस्किटो बाइट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या मेथड यूज करेंगे? ऑप्शन ए है कीपिंग द गम्बोसिया फिश इन स्टेगनेंट वाटर। ऑप्शन बी है यूजिंग द मॉस्किटो नेट एट बेड साइड। ऑप्शन सी अप्लाइंग मॉस्किटो रिप्लिकेंट क्रीम ऑन स्किन। ऑप्शन डी स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड एट होम। तो इसमें स्प्रे नहीं करते हैं और मॉस्किटो पे किसी भी प्रकार की क्रीम का यूज भी नहीं करते हैं। यूजिंग द मॉस्किटो नेट एट बेड साइड पे मॉस्किटो नेट का यूज नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है, यानी कि कीपिंग द गम्बोसिया फिश इन स्टेगनेंट वाटर। और स्टेगनेंट वाटर पे अगर इसमें अपन रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो किल हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, तो ये एक सवाल आया था साइकेट्रिक से
तो दोस्तों इस बार साइकेट्रिक काफ़ी अच्छी पूछी गई है और उसमें जो साइकेट्रिक का लेवल है वो काफ़ी हाई था। ऑप्शन ए अगर बात करें अपन इसमें, फादर ब्रिंग्स हिज सन टू द साइकेट्रिक्स विद द कंप्लेन ऑफ रिपीटेड सेल्फ हार्म, social isolation, inability to maintain the stable relationship with the spouse, which of the following is the most likely diagnosis। यानी कि ऐसी कंडीशन में क्या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रहेगा। तो दोस्तों इसका जो बिहेवियर है वो सेल्फ हार्म है और ये जो है वो पेशेंट सोशल आइसोलेशन में है। तो ये टोटली इंडिकेट करता है कि पेशेंट को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है। नार्किसिस्टिक नहीं रहेगा, हिस्ट्रियोनिक भी नहीं रहेगा और सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी नहीं रहने वाला है। तो ये जो सिम्टम्स है वो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को शो करते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन आफ्टर द कार्डियक कैथेटराइजेशन। यानी कि कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद में पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग एक्शन क्या रहता है। ऑप्शन ए है चेक द प्रोक्सिमल पल्स, ऑप्शन बी चेक द डिस्टल पल्स फॉर द इम्पेयरमेंट ऑफ सर्कुलेशन, ऑप्शन सी है चेक द ब्लड प्रेशर ओनली, या फिर ऑप्शन डी है एनकरेज द इमीडिएट एम्बुलेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहने वाला है। यानी कि पेशेंट की जो डिस्टल पल्स है उसको चेक करते हैं और पेशेंट का जो सर्कुलेशन है वो भी चेक किया जाता है। प्रोक्सिमल पल्स नहीं रहेगा, चेक द ब्लड प्रेशर ओनली ब्लड प्रेशर भी चेक नहीं करेंगे और एम्बुलेशन भी नहीं करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहने वाला है, यानी कि चेक द डिस्टल पल्स फॉर द इम्पेयरमेंट ऑफ सर्कुलेशन। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें दोस्तों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट साइन ऑफ गुड अटैचमेंट ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ऐसा कौन सा साइन है जो गुड अटैचमेंट को शो नहीं करता है। ऑप्शन ए इन्वर्टेड लोअर लिप, ऑप्शन बी चिन टचिंग टू द ब्रेस्ट, ऑप्शन सी वाइड ओपन द माउथ, या फिर ऑप्शन डी अपर एरियोला मोर विजिबल देन लोअर। यानी कि ये जो ऑप्शन डी है वो एकदम सही बताया गया है। यानी कि अपर एरियोला जो है वो ज़्यादा विजिबल होना चाहिए इन कंपेयर टू द लोअर एरियोला। और ऑप्शन बी सी है वाइड ओपन द माउथ, यानी कि माउथ जो है वो वाइड ओपन होना चाहिए। ऑप्शन सी है चिन टचिंग टू द ब्रेस्ट, ये भी एकदम करेक्ट है। और ये ऑप्शन ए जो है वो गलत दिया हुआ है, यानी कि इन्वर्टेड लोअर लिप नहीं होता है, ये जो है वो इन्वर्टेड होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, पेशेंट एडमिटेड टू द ऑन्कोलॉजी। यानी कि एक पेशेंट है जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिटेड होता है। यूनिट डेवलप द इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी इंक्लूडिंग द हाइपरकैलेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया फॉलोइंग इनिशिएशन ऑफ द कीमोथेरेपी। यानी कि कीमोथेरेपी चलने के दौरान उसको पेशेंट को जो है वो हाइपरकैलेमिया होता है, हाइपरफॉस्फेटेमिया देखने को मिलता है और हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली रेस्पॉन्सिबल। तो ये जो सिम्टम्स हैं वो किसको शो करते हैं। ऑप्शन ए ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ऑप्शन बी सेप्टिक शॉक, ऑप्शन सी हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी और ऑप्शन डी सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन, यानी कि SIADH। तो ऑप्शन डी नहीं रहने वाला है। हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी भी नहीं रहेगा, सेप्टिक शॉक को शो नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है, यानी कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, तो ये एक क्वेश्चन आया था एसिड बेस इम्बैलेंस पे। तो पेशेंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि COPD undergoes arterial blood gas analysis. Which of the following EBG values are most consistent with the compensatory respiratory acidosis? तो सबसे पहले आपको उस पर फोकस करना है, यानी कि एसिडोसिस। और एसिडोसिस में pH का जो लेवल है वो लेस देन 7.35 होता है, यानी कि ऑप्शन डी ऑलरेडी नहीं रहने वाला है, ये एल्कोलोसिस को शो कर रहे हैं। ऑप्शन सी भी नहीं रहेगा। और इसमें अब पूछ रहे हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यानी कि नॉर्मल जो रेस्पिरेशन का लेवल होता है वो 35 to 45 होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स पैथोलॉजिकल फीचर ऑफ द मोलार प्रेगनेंसी। यानी कि मोलार प्रेगनेंसी का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कौन सा रहने वाला है।
ऑप्शन ए डीजेनरेटिव ऑफ द कोरियोनिक विलाई, ऑप्शन बी एट्रोफी ऑफ द एंडोमेट्रियम, ऑप्शन सी हाइपरट्रोफी ऑफ द मायोमेट्रियम, और ऑप्शन डी प्लेसेंटल इंसफिशियंसी। प्लेसेंटल इंसफिशियंसी नहीं रहने वाला है। ऑप्शन सी भी गलत दे रखा है। ऑप्शन बी भी नहीं रहने वाला है। तो मोलार प्रेगनेंसी का जो पैथोलॉजिकल सिम्टम होता है वो डीजनरेशन ऑफ द कोरियोनिक विलाई होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन इसमें, तो विच एसिड बेस इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन पेशेंट विथ सीवियर डायरिया, यानी कि सीवियर डायरिया में मोस्ट कॉमन जो है वो एसिड बेस इम्बैलेंस क्या देखने को मिलता है। तो डायरिया के पेशेंट में बाइकार्बोनेट का लॉस होता है। तो बाइकार्बोनेट का अगर लॉस होगा तो एसिड बढ़ेगा, और एसिड बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट में जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहने वाला है। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस जो है वो वॉमिटिंग में देखने को मिलता है, लैक्टिक एसिडोसिस नहीं रहेगा, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी सीओपीडी और रेस्पिरेटरी डिजीज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, तो पेशेंट विथ सीओपीडी इज रिसीविंग द ऑक्सीजन एट 6 लीटर पर मिनट वाया द नेजल कैनुला एंड डेवलप द डिजीनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। यानी कि एक सीओपीडी का पेशेंट है और उसमें नेजल कैनुला से जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, और ऐसी कंडीशन में पेशेंट में जो है वो डिजीनेस और उसका जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो अल्टर्ड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। ऑप्शन ए रिड्यूस द ऑक्सीजन थेरेपी एंड नोटिफाइड टू द फिजिशियन, ऑप्शन बी है इंक्रीज द FiO2, ऑप्शन सी है एनकरेज डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और ऑप्शन डी है प्लेस द सुपाइन इन पेशेंट इन सुपाइन पोजिशन। तो दोस्तों रेस्पिरेटरी का जो पेशेंट होता है उसमें सुपाइन पोजीशन नहीं दी जाती है, उसमें फॉलो पोजीशन दी जाती है। तो ऑप्शन डी गलत रहने वाला है। ऑप्शन सी है एनकरेज द डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, उसको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ऑप्शन सी भी गलत रॉन्ग रहेगा। और ऑप्शन बी है उसमें इंक्रीज नहीं करेंगे, यानी कि FiO2 को जो है वो रिड्यूस किया जाता है और उसके बाद जो फिजिशियन को नोटिफाई किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, तो न्यूबॉर्न या फिर इन्फेंट इज सस्पेक्टेड ऑफ द डायफ्रागमेटिक हर्निया प्रेजेंट विद द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड स्केफोइड एब्डोमेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट नॉट टू डू मैनेजमेंट स्टेप। यानी कि एक न्यूबॉर्न है वो डायफ्रागमेटिक हर्निया के साथ हॉस्पिटल में आता है और उसको जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है और इसके बाद एब्डोमेन देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा जो है वो इनकरेक्ट मैनेजमेंट रहेगा। ऑप्शन ए इमीडिएट बैग एंड मास वेंटिलेशन, ऑप्शन सी इंसर्ट द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डिकम्प्रेशन, ऑप्शन सी प्रिपेयर फॉर एंडोट्रिकल इंटूबेशन, या फिर ऑप्शन डी कीप द पेशेंट एनपीओ एंड प्रोवाइड द ऑक्सीजन सपोर्ट। तो ऑक्सीजन सपोर्ट को एडवाइस किया जाता है और उसके बाद जो है वो इंटूबेशन भी दिया जाता है और बैग एंड मास्क वेंटिलेशन भी दिया जाता है और इंसर्ट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर डिकम्प्रेशन, ये जो है वो रॉन्ग रहने वाला है, यानी कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट नहीं किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहने वाला है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है। तो ऐसी कंडीशन में अगर अपन इसमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करेंगे तो पेशेंट जो है वो हाइपर वेंटिलेट करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ द पेरिटोनियल डायलिसिस, यानी कि पेरिटोनियल डायलिसिस का मोस्ट एडवांटेज क्या होगा। बात करें अगर इसमें ऑप्शन ए की, तो मोस्ट इफेक्टिव देन द हीमोडायलिसिस एंड रिक्वायर नो ड्रग्स, ऑप्शन बी है कैन बी परफॉर्म एट होम एंड एलोज द फ्यूअर डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, ऑप्शन सी completely eliminate the need of fluid restriction in the all patients, ऑप्शन डी है रिक्वायर नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड नो कैथेटर केयर, ऑप्शन डी नहीं रहेगा, ऑप्शन सी भी नहीं रहेगा और ऑप्शन ए भी नहीं रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहने वाला है, यानी कि ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसेस है वो होम पे परफॉर्म किया जा सकता है और उसमें जो पेशेंट को जो है वो कुछ दिनों के लिए जो है वो डाइटरी रेस्ट्रिक्शन पे रखा जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, तो पेशेंट ऑन हीमोडायलिसिस डेवलप द मसल वीकनेस एंड मसल क्रैम्प्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर,
यानी कि एक पेशेंट है जिसको हीमोडायलिसिस पे रखा जाता है, और ऐसी कंडीशन में पेशेंट में जो है वो मसल वीकनेस देखने को मिलती है, और उसकी जो मसल्स है वो क्रैम्प कर रही हैं। तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए है हाइपर कैल्सीमिया, ऑप्शन बी हाइपोमैग्नीसीमिया, ऑप्शन सी हाइपोकैल्सीमिया, और ऑप्शन डी हाइपर कैलीमिया। तो दोस्तों मसल क्रैम्प जो है वो हाइपर कैल्सीमिया में देखने को मिलता है, यानी कि पेशेंट में अगर कैल्शियम की कमी होगी तो उसकी जो मसल्स है उसमें क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहने वाला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी गलत रहेगा। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, A pregnant woman with the painless, bright and red vaginal bleeding is diagnosed with the complete placenta previa on ultrasound. Which doctor orders should the nurse questions immediately? यानी कि प्रेग्नेंट वुमन है, उसको पेनलेस ब्राइट रेड वेजिनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और ये जो ब्लीडिंग है पेनलेस वो प्लेसेंटा प्रीविया में देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में नर्स जो है वो कौन सा इमीडिएट क्वेश्चन करेगी? ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड एब्डोमन यानी कि यूएचजी, ऑप्शन बी कंटिन्यूस फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी पर वेजिनल एग्जामिनेशन, और ऑप्शन डी प्रिपरेशन फॉर द इमरजेंसी सीजनल सेक्शन। यानी कि ऑप्शन ए सही रहने वाला है, यानी कि अल्ट्रासाउंड एब्डोमन करते हैं, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी करना आवश्यक होता है, और इमरजेंसी सीजनल सेक्शन भी किया जाता है। और इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहने वाला है, यानी कि ऐसी कंडीशन में पर वेजिनल एग्जामिनेशन जो है वो अवॉइड करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहने वाला है, यानी कि नर्स एक क्वेश्चन करेगी कि ऐसी कंडीशन में पर वेजिनल एग्जामिनेशन जो है वो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, व्हाट इज द करेक्ट एंगल ऑफ फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यानी कि आईएम इंजेक्शन के लिए कौन सा एंगल सबसे बेस्ट रहेगा? ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, और ऑप्शन डी 15 डिग्री। तो दोस्तों 15 डिग्री जो है वो इंटरडर्मल के लिए यूज किया जाता है, 45 डिग्री जो है वो सबक्यूटेनियस के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी सबक्यूटेनियस या फिर इंटरडर्मल के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है, यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का जो एंगल है वो 90 डिग्री रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ द पेरिटोनियल डायलिसिस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन इसमें बात करें, तो प्लेसेंटा आफ्टर द डिलीवरी इज क्लासिफाइड एज द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में प्लेसेंटा का जो है वो डिस्कार्ड किस डिब्बे में करेंगे? तो इन विच ऑफ द कलर कोडेड बैग शुड बी डिस्कार्डेड, यानी कि प्लेसेंटा को कौन से कलर कोड के बैग में डिस्कार्ड किया जाता है? ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी रेड बैग, ऑप्शन सी ब्लू बैग, या फिर ऑप्शन डी ब्लैक बैग। तो दोस्तों ब्लैक बैग में जो है वो जनरल वेस्ट को यूज किया जाता है, और ब्लू में जो है वो कांच और जो ग्लास होते हैं उसका वेस्ट जो होता है उसको डाला जाता है। और रेड की अगर बात करें तो इसमें रबर वेस्ट को डाला जाता है। और बात करें अगर अपन इसमें प्लेसेंटा की, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है, यानी कि प्लेसेंटा को येलो बैग में डिस्कार्ड किया जाता है। और येलो बैग में जितने भी साइटोटॉक्सिक्स मेडिसिन होती है और ह्यूमन और एनाटॉमिकल का जो वेस्ट होता है वो भी उसी में डाला जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, तो दोस्तों ये एक रिसर्च का क्वेश्चन देखने को मिला था, यानी कि क्वांटिटेटिव डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, और एक्सेप्ट पे आपको जो है वो ध्यान रखना होता है। इसका ऑप्शन ए है हिस्टोग्राम, ऑप्शन बी पी चार्ट, ऑप्शन सी पिक्टोग्राम, इसका जो डी ऑप्शन है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहने वाला है, यानी कि पिक्टोग्राम। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, पेशेंट प्रेजेंट विद टेंशन न्यूमोथोरक्स, यानी कि एक पेशेंट है वो टेंशन न्यूमोथोरक्स के साथ हॉस्पिटल में आता है, शोइंग द ट्रेकियल डिविजन एंड एब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड इन द राइट साइड। और इसमें जो है वो ट्रेकियल का डिविजन देखने को मिलता है और ब्रेथ साउंड भी एब्सेंट देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? तो बात करें अगर अपन इसमें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए है प्रोवाइड द हाई वॉलर ऑक्सीजन बाय द मास्क, ऑप्शन बी इमीडिएट नीडल डीकम्प्रेशन, ऑप्शन सी गिव द ब्रोंकोडाइलेटल नेबुलाइजेशन, या फिर ऑप्शन डी पोजीशन द पेशेंट इन प्रोन पोजीशन। तो दोस्तों किसी भी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज में प्रोन पोजीशन नहीं दी जाती है,
तो डी इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन सी है गिव ब्रोंकोडाइलेटर, तो ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं लेकिन वो बाद में दी जाती हैं, और हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं देते हैं। तो इसका जो इमीडिएट नर्सिंग एक्शन है वो इमीडिएट नीडल डिकम्प्रेशन रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन इसमें बात करें तो 60 ईयर ओल्ड पेशेंट विथ COPD इज ऑन द नेजल कैनुला 6 लीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी करा चुका हूँ। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें तो पेशेंट शो द सैलो ब्रीथिंग देन डेवलप द डीप ब्रीथिंग, यानी कि पेशेंट है वो सबसे पहले सैलो ब्रीथिंग शो करता है और उसके बाद जो है वो डीप ब्रीथिंग शो करता है, फॉलोड बाय द इपनिया, और उसमें इपनिया की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ऐसे रेस्पिरेटरी पैटर्न को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कुस्मोल रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी बायोट रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी साइनिस्टॉक्स रेस्पिरेशन, या फिर ऑप्शन डी नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो दोस्तों ये नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं है, और एपने की जो कंडीशन है वो साइनी स्टॉक्स रेस्पिरेशन में देखने को मिलती है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहने वाला है। और किस्मोल रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो ये जो है वो DKA के पेशेंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें तो पेशेंट प्रेजेंट विद द राइट साइडेड वीकनेस, यानी कि पेशेंट है उसमें राइट साइड में वीकनेस देखने को मिलती है। विच एरिया ऑफ द ब्रेन इज मोस्ट लाइकली डैमेज, तो ऐसी कंडीशन में ब्रेन का ऐसा कौन सा एरिया है जो डैमेज हुआ है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी ब्रेन स्टीम, ऑप्शन डी राइट हेमिस्फीयर, ऑप्शन डी लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो सेरिबेलम से डैमेज होने से राइट साइड वीकनेस देखने को नहीं मिलते हैं, बी भी नहीं रहने वाला है, राइट हेमिस्फीयर भी नहीं रहेगा, यानी कि अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर डैमेज होगा तो ऐसी कंडीशन में जो है वो राइट साइड में वीकनेस देखने को मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें तो द इंटर यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि IUCD प्रॉपर्टी 380A एज इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव लाइफ स्पैन, यानी कि प्रॉपर्टी 380A की लाइफ स्पैन क्या रहेगी? तो इसकी जो लाइफ स्पैन होती हैं वो 10 साल रहती हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो हर साल रिपीटेड होता है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन इसमें बात करें तो अकॉर्डिंग टू द जनरल मेडिसिन गाइडलाइंस द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन अडल्ट्स इज टिपिकली डिफाइंड विद द स्पेसिफिक रेंज, यानी कि नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए 70 से 99, ऑप्शन बी 100 से 125, ऑप्शन सी 125 120 या इससे ज़्यादा, या फिर ऑप्शन डी लेस देन 60। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है, यानी कि नॉर्मल जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो 70 से 90 mg/dl होता है। तो आई होप आप सभी लोगों का ये सवाल सही हुआ होगा। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें तो द पेशेंट कंज्यूम्स अल्कोहल एंड आस्क्ड सेज आई ड्रिंक बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, यानी कि एक पेशेंट है जो अल्कोहल का सेवन करता है और उसके बाद वो कहता है कि मैं अल्कोहल इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रेस है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो कौन से डिफेंस मैकेनिज्म को शो करता है? ऑप्शन ए डिनाइल, ऑप्शन बी रेशनलाइजेशन, ऑप्शन सी प्रोजेक्शन, या फिर ऑप्शन डी रिग्रेशन, यानी कि पेशेंट जो है वो एक बहाना दे रहा है कि मैं जो अल्कोहल है वो इसलिए कंज्यूम करता हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रेस है, यानी कि पेशेंट जो है वो उसका रेशनल बता रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहने वाला है, यानी कि रेशनलाइजेशन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। और डिनाइल की अगर बात करें तो इसमें जो है वो पेशेंट पूरी तरह से इग्नोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन इसमें बात करें तो इन अ पेशेंट विथ सीलिएक डिजीज विच फूड आइटम शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, यानी कि सीलिएक डिजीज के पेशेंट में कौन से फूड आइटम जो है वो अवॉइड की जाती हैं? तो इसमें जो है वो फार्मूला होता है एक ब्रो, BNA बार्ले, RNA रोट्स, और ONA ओट्स, सॉरी RNA राय, और ONA ओट्स, और WNA वीट। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट में जो है वो ये 4 आइटम अवॉइड की जाती हैं। तो राइस को अवॉइड नहीं करेंगे, मेज को भी नहीं करेंगे, पोटैटो को भी नहीं करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहने वाला है, यानी कि गेहूँ को जो है वो सीलिएक डिजीज के पेशेंट में अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन इसमें बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द वेदर फ्री सेंसिटिव वैक्सीन,
DPT, TT, हेपेटाइटिस बी हैज़ बीन डैमेज ड्यू टू फ्रीजिंग। यानी कि वैक्सीन की सेंसिटिविटी को टेस्ट करने के लिए कौन से टेस्ट का जो है वो यूज किया जाता है? ऑप्शन ए एलाइसा टेस्ट, ऑप्शन बी शेक टेस्ट, ऑप्शन डी सी मॉक टेस्ट, सॉरी मोटेक्स टेस्ट, और ऑप्शन डी है ड्रॉप टेस्ट। तो दोस्तों ड्रॉप टेस्ट जो है वो डायरिया में यूज किया जाता है, और मोटेक्स जो टेस्ट होता है वो टीबी के पेशेंट में यूज किया जाता है, और वैक्सीन की सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए शेक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा। और एलएसए जो है वो HIV एड्स के पेशेंट में यूज किया जाता है। दोस्तों शेक टेस्ट जो है वो वैक्सीन की सेंसिटिविटी को टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, तो विच एपिडेमियोलॉजिकल मेजर बेस्ट एक्सप्लेन्स द सिविरिटी ऑफ डिजीज। यानी कि सिविरिटी ऑफ डिजीज को चेक करने के लिए कौन सा एपिडेमियोलॉजिकल मेथड जो है वो यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है केस फर्टिलिटी रेट, ऑप्शन बी प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन सी कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट, या फिर ऑप्शन डी है क्रूड डेथ रेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहने वाला है, यानी कि केस फर्टिलिटी रेट जो है वो सिविरिटी ऑफ डिजीज का पता चलता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर अपन इसमें बात करें, तो द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू गिव द आईएम इंजेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज मैक्सिमम चांस ऑफ डैमेज टू द मेजर नर्व। यानी कि सिएटिक नर्व को डैमेज अगर होता है, सॉरी यानी ऐसी कौन सी साइट है जिससे जहाँ पे इंजेक्शन लगाने से सिएटिक नर्व का डैमेज होता है? ऑप्शन ए है डेल्टोइड, ऑप्शन बी डोर्सो ग्लूटल, ऑप्शन सी वेंट्रोल ग्लूटल, या फिर ऑप्शन डी वास्टस लेटरलिस। तो दोस्तों वास्टस लेटरलिस जो है वो इन्फेंट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट होती है, और वेंट्रो और ग्लूटल जो है वो अडल्ट में यूज होती हैं। और अगर इसमें इंजेक्शन लगाएंगे अपन डोर्सो ग्लूटल पे, तो इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा सिएटिक नर्व के डैमेज का चांसेस रहता है। तो डोर्सो ग्लूटल पे जो है वो इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, और डेल्टोइड जो है वो अपर डेल्टोइड यानी कि आर्म पे लगती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, इन द केस ऑफ एक्सीडेंटल एंड इमरजेंसी इंजरी द लॉग रोल टेक्निक इज यूज्ड टू प्राइमरी फॉर। यानी कि एक्सीडेंटल कंडीशन में लॉग रोल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या रहता है? ऑप्शन ए एयरवे क्लियरेंस, ऑप्शन बी स्पाइनल अलाइनमेंट एंड प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी हेमरेज कंट्रोल, ऑप्शन डी लिम्ब फ्रैक्चर स्टेबलाइजेशन। तो लिम्ब फ्रैक्चर स्टेबलाइजेशन नहीं रहेगा, हेमरेज कंट्रोल भी नहीं करता है, एयरवे को क्लियरेंस के लिए नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहने वाला है, यानी कि लॉग रोल जो है वो स्पाइनल को अलाइनमेंट रखने में और प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन इसमें, वॉल्फ लो इन ऑर्थोपेडिक स्टेट्स दैट्स। ऑप्शन ए है बोन ग्रो इन रेस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, ऑप्शन बी बोन अडेप्ट्स मैकेनिकल स्ट्रेस अपॉन इट, बोन डेंसिटी डिक्रीज विद द एज इररेस्पेक्टिव टू एक्टिविटी, ऑप्शन डी है बोन रिमॉडलिंग इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी बी रहने वाला है। तो ये भी एक क्वेश्चन इसमें देखने को मिला था। तो दोस्तों ये था कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन, और अगर आपके पास और इससे ज़्यादा क्वेश्चन हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर डालें, ताकि हम एक बार और इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो अटेंड कराए जाएंगे। और आप सभी लोगों ने कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो भी एक बार कमेंट में ज़रूर डालें, ताकि हम जो है वो एकदम एग्जैक्ट पेपर की जो कट ऑफ है वो लेकर आए, और आपका जो मार्क्स है वो भी एक बार ज़रूर बताएं कि कितने परसेंटेज बन रहे हैं। तो जिसका भी पेपर अच्छा नहीं गया है तो वो ज़्यादा निराश ना हो, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आप सभी लोगों का इंतज़ार कर रही हैं, और आने वाले 2026 में बहुत सारी वैकेंसी आप सभी लोगों का इंतज़ार कर रही हैं, और कम से कम 20 से 25 हज़ार जो है वो वैकेंसी और इंतज़ार कर रही हैं, जो कि आगामी वैकेंसी रहने वाली हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबाएं, ताकि कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर दिख जाएगी। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।